नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। प्रदेश के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद हेमंत सोरेन ने इससे पहले पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। अब आज पूर्व सीएम को जमानत मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बता दें आपको कि 10 जून को भी हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। उस दिन कल्पना सोरेन भी हाईकोर्ट पहुंची थी। आपको बता दें, इस मामले को लेकर के लगातार कोर्ट की तरफ से निराशा हाथ लग रही है हेमंत सोरेन को। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है उनकी जमानत याचिका को लेकर के। ये देखने वाली बात होगी कि उनको जमानत मिलती है या नहीं, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री का आरोप लगा है और ऐसे में आपको बता दें कि ईडी भी आज दलील पेश करेगी, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल भी पेश करेंगे दलील। राज्य से बड़ी खबर, कांग्रेस की बैठक शुरू। विस्तार कार्य समिति की हो रही बैठक। पार्टी प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में यह बैठक। बता दें आपको, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद। बैठक में पार्टी के सभी विधायक भी मौजूद हैं। बैठक में पूर्णिमा नीरज सिंह नहीं पहुंची। लोकसभा चुनावी परिणाम पर समीक्षा होगी। जनरल सीट पर हार पर मंथन होने वाली है। विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। तो ये साल झारखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी नजर विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। बस कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं झारखंड में। तो ऐसे में आपको बताते चले कि विस्तार कार्य समिति की बैठक हो रही है कांग्रेस की, और आपको बता दें कि पार्टी प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। सीट में हमारा हार कैसे हुआ, वहाँ के प्रखंड के नेताओं को, वहाँ जिला के नेताओं को, वहाँ के लिए उनको कुछ जिम्मेवारी है। प्लस जो नेतागण हैं उन नेताओं को उनके बूथ में क्या पोजीशन जो नेता है, ऐसा नहीं कि नेता तो बड़े हैं लेकिन अपना बूथ में जीरो है कि हीरो है। ये सब चीजों को एक एक चीजों को समीक्षा किया। समीक्षा में आप देखिए, आप लोग टाल क्यों रहे? समीक्षा में कौन अच्छा किया कौन बुरा किया, इसके लिए समीक्षा है। अब मंत्री पद के लिए क्या हो, अल्पसंख्यक का कोटा है, ये कौन बड़ी बात है? आप लोग हाईजैक इसको कर रहे हैं। जो और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, देखिए, कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। विस्तार कार्य समिति की बैठक हो रही है। किन किन मुद्दों पर यह बैठक की जा रही है, किस मायने में ये बैठक महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये बैठक लोकसभा के नतीजे को देखते हुए की जा रही है, क्योंकि झारखंड में जब लोकसभा का रिजल्ट आया तो उस दौरान कांग्रेस ने 2 सीट जीते। 7 में से 2 सीट पर वो विजय हुई, लेकिन एक भी जनरल सीट पर कांग्रेस नहीं जीत पाई। और ये समीक्षा कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को लेकर है कि 2 एसटी सीट, जिसमें से कि एक लहरदगा, दूसरा खूंटी, तो कांग्रेस ने जीत लिया, लेकिन जितने भी अन्य सीट इन्हें मिले जिसमें कि जनरल वोटर्स थे, वहां ये नहीं जीत पाए। और यही वजह रही कि आज जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम जो प्रभारी हैं उन्हें यहां पर बुलाया गया है। प्रदेश प्रभारी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के जो वरीय नेता हैं वो सवाल जवाब कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस बैठक के अंदर चल क्या रहा है। बैठक के अंदर एक मंच बनाया गया है और उस मंच पर जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के वो विराजमान है। साइड में एक डिस्प्ले लगाया गया है और उस डिस्प्ले पर हर विधानसभा वर जो वोटर्स है या वोट जो कांग्रेस को मिले हैं और जो दूसरे दल को मिले हैं उसे डिस्प्ले किया जा रहा है। उसके बाद जिला अध्यक्ष से यह पूछा जा रहा है या फिर विधानसभा के जो प्रभारी हैं, लोकसभा के जो प्रभारी हैं, उनसे यह पूछा जा रहा है कि आखिर आप इस विधानसभा में कैसे फिक्स्ड हो गए। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो जब पलामू से इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत हो रही थी कि तो पलामू के नेताओं ने यह कहा कि राजद के साथ सही से समन्वय नहीं बन पाया, इस वजह से राजद वो सीट हार गई और समय भी कम मिला था। दूसरी ओर जब देवघर के जिला अध्यक्ष को खड़ा कर अधिकारी पूछ रहे थे कि आपके साथ क्या परेशानी आई, क्यों आप देवघर से यानी गोड्डा के सीट को हार गए, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 2 विधानसभा थे, एक विधानसभा में हम लीड किए, एक विधानसभा में हम पीछे रह गए। पीछे रहने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल थे यानी जो जीतने वाले दल थे उन्होंने धन बल का प्रयोग किया, हमारे पास धन बल नहीं थे, इस वजह से हार गए। हालांकि ये तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी परेशानी रख रहे हैं। इस बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी होना है कि सभी विधायक एक बार फिर से बैठक करेंगे और
झारखंड में विधायक दल का नेता भी चुना जाना है। अब सवाल यह होता है कि विधायक दल के नेता में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। 3 संभावित नाम अब तक जो सामने आए हैं उनमें से रामेश्वर उरांव का नाम, रामचंद्र सिंह का नाम और बन्ना गुप्ता का नाम, ये तीनों के नाम अब तक चल रहे हैं। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं, कुछ सूत्र ये बताते हैं कि संभवतः रामेश्वर उरांव के नाम पर मुहर लग सकती है, क्योंकि वो आदिवासी कोटे से भी आते हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी हैं। हालांकि इस बैठक में उस पर निर्णय नहीं लेना है, लेकिन इसके बाद जब वो बैठक होगी तो वहां से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अब झारखंड में खत्म हुआ लेकिन विधानसभा का चुनाव नजदीक है। विधानसभा के मद्देनजर कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है कि कैसे जनरल सीटों पर जीता जाए और जातीय समीकरण को साधते हुए कैसे विधानसभा में बेहतर किया जाए, इसकी यह समीक्षा है। इस वजह से जब हमारी बात कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से हो रही थी तो बंधु तिर्की ने कहा कि इस बैठक के माध्यम से हम जनरल सीटों को साधने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एसटी सीटों पर हमने बेहतर किया है। इसके साथ साथ जो तमाम अधिकारी अंदर बैठे हैं उनसे भी जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हर विधानसभा वर जो समीक्षा है वो की जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर कुछ सीटों पर बात करें तो कुछ ऐसे सीनियर लीडर्स ये बैठक जाहिर तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। रांची से बड़ी खबर, सीएम चंपाई सोरेन समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 16 विभागों के मुख्य सचिव के साथ ये बैठक हो रही है। बैठक में मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद हैं। कई विभागों की योजनाओं की समीक्षा ले रहे हैं। योजनाओं पर अधिकारियों से राय भी मांगी गई है। तो आपको बता दें कि झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन काफी एक्टिव दिख रहे हैं और समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बता दें 16 विभाग के मुख्य सचिव के साथ बैठक कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सीएम चंपाई सोरेन 2 दिनों तक विभागवार बैठक कर रहे हैं। कल भी इन्होंने बैठक की थी और आज भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज 16 विभागों के मुख्य सचिव के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम चंपाई सोरेन। इस बैठक में मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद हैं और कई विभागों की योजनाओं की समीक्षा ले रहे हैं। योजनाओं पर अधिकारियों से राय भी मांगी गई। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सभी मंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारी और एसपी को अवैध खनन को लेकर के कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मामले पर बीजेपी नेता प्रदीप कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम को 4.5 साल बाद समझ आया है कि राज्य में इल्लीगल माइनिंग हो रही है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को और वरिष्ठ पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में जो इल्लीगल माइनिंग हो रही है, चाहे बालू की, कोयले की, खनिज पदार्थों की, उसको रोका जाए। इससे राज्य की बदनामी होती है। 4.5 साल बीत गए, तब इनको याद आ रहा है कि राज्य की बदनामी हो रही है इल्लीगल माइनिंग की वजह से और उन चोरों की वजह से जिनको झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन का समर्थन मिला हुआ है। एक मुख्यमंत्री यही करते करते जेल की यात्रा पर है। धनबाद से एक बड़ी खबर, नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात। 7 दोस्तों ने मिलकर गैंगरेप किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया है। शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। धनसार थाना क्षेत्र की वारदात बताई जा रही है। सीडब्ल्यूसी ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। तो देखिए, बता दें आपको कि गैंगरेप की वारदात को 7 दोस्तों ने ही मिलकर अंजाम दिया है। आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया है। शोर मचाने पर आरोपी वहां से फरार हो गए हैं। धनबाद से खबर सामने आ रही है। और गढ़वा से एक बड़ी खबर, घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है जेई। चिनिया प्रखंड का जेई अनुज कुमार रवि गिरफ्तार हो गया है। एमबी बुक करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। पलामू एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आरोपी को उसके आवास से ही गिरफ्तार किया गया है, वो भी रंगे हाथों। तो रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा गया है जेई अनुज कुमार, चिनिया प्रखंड का जेई है। एमबी बुक करने के एवज में घूस मांगा था। अब पूछताछ की जा रही है। कि अनुज कुमार रवि सहायक अभियंता हैं। वो मनरेगा के योजना में वादी से 5,000 रुपये घूस की मांग कर रहे हैं। उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में पुष्टि हुई। आज हम लोगों ने उन्हें घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई अभी चल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के अब बयानबाजी का दौर तेज हो चला है। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए भी फूंक फूंक कर रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदिवासी वोटर्स को अपने साथ मजबूती के साथ जोड़ने की है। और इसी को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने क्या कुछ कहा है, देखिए। हमारे साथ यहाँ से नेता प्रतिपक्ष जो है अमर बावरी जी, मुझसे जानेंगे कि अब तो लोकसभा चुनाव की आपाधापी खत्म, विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर झारखंड में नहीं रहा है। तो ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या नया होगा कि जो
आप लोग की सरकार जो बनती हुई है, जो आप लोग दावा कर रहे हैं? पिछले 5 सालों से, लगभग 5 सालों से जो सरकार अभी चल रही है, जेएमएम के नेतृत्व में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार और युवाओं को ठगने वाली सरकार रही है। लोकसभा चूंकि केंद्र के स्तर पर और देश के स्तर पर लड़ी जाती है और मुद्दे भी वहीं के होते हैं, फिर भी हम लोग ने 14 में 9 सीटें जीती है। विधानसभा के अंदर पूरी तरह से स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे, जिसमें युवाओं के भविष्य को लेकर के जो 5 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने का वायदा था, 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता था, महिला और युवाओं की सुरक्षा था, ये सारी चीजें ध्वस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार ऐसा है कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग आज मंत्रिमंडल के सहयोगी या मंत्रिमंडल के लोग भी अंदर हैं। लेकिन कल्पना सोरेन का चेहरा एक कहते हैं स्वीकार कर लिया गया, बड़ा चेहरा बन चुका है, कैसे निपटेंगे आप लोग उन चेहरे से? देखिए, वो पिछले बार 2019 में 2 सीटें जीते थे, इस बार 5 सीटें जीते हैं। आप कहेंगे कि भी कोई चेहरा या कोई मोहरा, ये जनता है और जनता जो है बड़े सोच विचार करने के बाद अपना निर्णय देती है। इस बार इस भ्रष्टाचारी सरकार को, युवा विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे झारखंड की जनता तैयार है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से एक बड़ी खबर, पॉलुस सुरीन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले में एलसीआर मांगा। आपको बता दें 2013 में हुए डबल मर्डर का ये मामला है। डबल मर्डर के आरोपी है जेएमएम के पूर्व विधायक पॉलुस सुरीन। निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तोरपा से जेएमएम के विधायक थे पॉलुस सुरीन और आपको बता दें कि डबल मर्डर के आरोपी हैं पॉलुस सुरीन। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, पॉलुस सुरीन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, 2013 की घटना याद होगी लोगों को कि कर्रा थाना में 2 लोगों की हत्या हुई थी और इस हत्या में सीधे दोषी पाया गया था जेएमएम के पूर्व विधायक पॉलुस सुरीन। और फिर आपको रांची में जो कोर्ट है, आपको एमपी एमएलए कोर्ट, वहां से उनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अब पॉलुस सुरीन की ओर से इस पूरे जो निचली अदालत का फैसला है, उस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और जो इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मामले को सूचीबद्ध कर लिया। मामले में बाकायदा इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस पूरे मामले की लोअर कोर्ट रिपोर्ट मांगी, यानी एलसीआर मांगी है कि लोअर कोर्ट में अब तक की सुनवाई जो हुई, सुनवाई किस तरीके से हुई, क्या हुआ, फैसला आया, ताकि एलसीआर देखने के बाद ही झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई अपनी नियत प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर मामला सूचीबद्ध हो गया है और एलसीआर मांगा गया है। जब एलसीआर कोर्ट में प्रोड्यूस होगा तो इस मामले की सुनवाई जो है 4 हफ्ते बाद फिर होने की उम्मीद है। जी, यानी कि संजय, पॉलुस सुरीन को इस मामले में अभी राहत नहीं मिलने के आसार हैं। अभी रिकॉर्ड देखा जाएगा किस तरीके से कार्रवाई हुई है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, जब आप एक बार जब निचली कोर्ट से दोषी करार दिए जाते हैं, उम्र कैद की आपको सजा हो जाती है, तो फिर आपके पास ये एक अधिकार होता है कि आप अपने कानूनी अधिकार के तहत उच्च न्यायालय में आप जाते हैं और फिर आप उसी के तहत जो पॉलुस सुरीन अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अब झारखंड हाईकोर्ट पहले यह देखेगा कि लोअर कोर्ट रिपोर्ट मामले की सुनवाई है कि यह मामला कन्विक्शन में है, हो चुका है, तो वैसे में वो देखेंगे कि वास्तव में लोअर कोर्ट में कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए, किस आधार पर सजा हुई है और तमाम चीजों को देखने के बाद झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई के तहत इसमें फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। जगदीप धनखड़ से ये शिष्टाचार मुलाकात, आपको बता दें ये बड़ी खबर दिल्ली से है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात हुई है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की। आपको बता दें नई जिम्मेदारी संजय सेठ को मिली है, रक्षा राज्य मंत्री बने हैं संजय सेठ और मंत्री का पदभार मिलने के बाद देखिए अब वो रक्षा जगदीप धनखड़ से इन्होंने मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, संजय सेठ और जगदीप धनखड़ यहां पर दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। दुमका में ट्रेलर को रोककर रंगदारी मांगना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। पीड़ित चालक सुधीर सिंह ने बताया कि अपाची सवार 2 युवकों ने बकरी मारने का आरोप लगाते हुए ट्रेलर का पीछा किया और जंगल के पास ट्रेलर को रोककर चालक को जमकर पीटा। दोनों युवक बकरी मारने का आरोप लगाते हुए 20,000 रुपए की मांग करने लगे, लेकिन मौके पर ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ा और मसलिया पुलिस के हवाले कर दिया।
मार खा तो फालतू घटना घटा है, दो लुखे आए, मारपीट किए, पैसा छीन रहे थे। उसके बाद गांव वाले ने पकड़ा, तब जाकर छोड़ा। गांव वाले पकड़ा? अच्छा, कौन चीज के लिए मारा था आपको? बोल रहा था बकरी के मार के आ रहा है। हम कुछ नहीं किए। बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र के फुजरो में ज्ञान ज्वेलर्स में अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। फायरिंग के बाद आरोपी पीसीआर की गाड़ी को चकमा देकर के फरार हो गए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने विरोध में फुजरो बाजार बंद कर सड़क पर आंदोलन शुरू कर दिया। लोगों में पुलिस प्रशासन को लेकर के नाराजगी देखने को मिली। हालांकि इससे किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है और न ही किसी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि इससे कुछ दिन पहले मोती अलंकार ज्वेलर्स पर भी अपराधी दिन दहाड़े गोली चला करके फरार हो गए थे। के आसपास ज्ञान ज्वेलर्स के मालिक ज्ञान वर्मा जी को वो अपने नीचे कुछ काम कर रहे थे, उसी बीच में उनको गोली चला के रोड के उस पार से और गोली चला के वो भी निशाना लगा के और गोली भरते हुए और इधर से भागे हैं नीचे ओवरब्रिज के तरफ। और जैसा कि देख सकते हैं और नीचे पीसीआर गाड़ी उनको रुकवा रहे हाथ देके, जो कि पूरी फेलवर है प्रशासन की ओर से। और ये बाजार पूरी अभी बंद होने जा रहा है और अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग नीचे बाजार में बैठेंगे जब तक एसपी साहब आके हम लोग को इसका निर्धारण नहीं करेंगे तब तक। रामगढ़ सीसीएल कुजू एरिया की महत्वपूर्ण कर्मा खुली खदान परियोजना को वित्तीय वर्ष जो 2024-25 में 10 लाख टन कोयला और 20 लाख क्यूबिक मीटर ओबीआर उत्पादन करने का लक्ष्य दिया गया है। परियोजना प्रबंधन टीम वर्क के तहत उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में जुटा हुआ है और इस साल एक महीने में 1,10,000 टन कोयले का उत्पादन किया जा चुका है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 23-24 में कोयला जो है वो 8.60 लाख टन, ओबीआर 12.80 लाख क्यूबिक मीटर और कोयले का डिस्पैच 7.50 लाख टन किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। जो है ना, पिछले साल 8,60,000 टन कोयला किए थे, 8,60,500 टन मान सकते हैं, और वो भी लगभग 12,80,000 क्यूबिक मीटर किए थे। डिस्पैच 7.5 लाख के आसपास में हुआ था। इस बार हम लोग का फाइनेंशियल 24-25 के लिए कोयला का टारगेट हम लोग को 10 लाख मिला है, 10 लाख टन, और वो भी हम लोग को 20 लाख क्यूबिक मीटर करना है। और डिस्पैच हम लोग को जितना प्रोडक्शन होगा लगभग उतना ही 10 लाख टन करना है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सीसीएल कर्मा ओपन कास्ट परियोजना को। यहाँ पर लगातार यहाँ पर उत्पादन कार्य चल रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, वो भी निकाला जा रहा है। अगर मैं बात करूँ वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान, तो सीसीएल कर्मा उत्खनन परियोजना को 10 लाख टन कोयला और 20 लाख क्यूबिक मीटर वो भी निकालने का लक्ष्य दिया गया है। इसी वित्तीय वर्ष में लगभग 10 लाख टन कोयले का डिस्पैच भी करना है। कोयले का उत्पादन लगातार यहाँ पर जारी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से कर्मा परियोजना कोयले के उत्पादन में लगी हुई है, लक्ष्य प्राप्ति समय से पूर्व कर लिया जाएगा। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। रामगढ़ के पतरातू के कटिया बस्ती में मंडप पूजा और मेले का आयोजन किया गया। इसमें 222 भक्तों ने नंगे पांव दहकते अंगारे पर चलकर अपनी शिव भक्ति और आस्था का परिचय दिया। शिव भक्तों ने नुकीले कील को पीठ पर लगाकर बनस झूला झूलकर अपने सच्ची आस्था का प्रदर्शन किया। मौके पर बंगाल से आए छऊ नृत्य कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत भी किया। तो देखिए यहाँ पर दहकते अंगारे पर नंगे पांव भक्त चले हैं, अपनी आस्था का इन्होंने परिचय दिया है। छऊ नृत्य कलाकारों ने नृत्य भी प्रस्तुत किया है। बंगाल से आए ये लोग, आपको बता दें कि नृत्य कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।